हिमालय की शिवालिक श्रेणियों से उतरकर मालिनी नदी भाबर की समधरा पर आकर पौराणिक कण्वाश्रम की धरती का स्पर्श करते ही भूमिगत होकर अदृश्य हो जाती है। जो पौराणिक कण्वाश्रम अपने महान गुरुकुल के लिए विख्यात था, अपने अवशेषों सहित स्मृति शेष होकर इसी कोड़दार भाबर की धरती के अंदर समाया हुआ है। कोटद्वार शब्द की उत्पत्ति कोट शब्द से मानी जाती है। पहाड़ियों पर स्थित कोट या किलों के प्रवेश द्वार होने के कारण ही इसे कोटद्वार कहा गया। उन कोट या किलों की सुरक्षा के लिए यहाँ पर सैनिक चौकियां हुआ करती थी। उससे भी पहले जब हरिद्वार का अस्तित्व निवास के दृष्टिकोण से कहीं भी नहीं था, तब कोटद्वार का अस्तित्व चारधाम यात्रा के पड़ाव के रूप में विद्यमान था। यह भी माना जाता है कि कोटद्वार शब्द का कोट कूट शब्द से आया है। कूट का अर्थ होता है शिखर। एक प्रसिद्ध पौराणिक कूट जो हेमकूट के नाम से विख्यात था, वर्तमान में महाबगढ़ के नाम से जाना जाता है। वहां तक पहुंचने का द्वार होने के कारण इस स्थान का नाम कूट द्वार हुआ, जो आज कोटद्वार कहलाता है। कोटद्वार भाबर का अस्तित्व अति प्राचीन काल से रहा है। आज से लगभग 1.5 करोड़ वर्ष पूर्व हिमालय के शिवालिक पर्वत श्रेणियों भाबर और तराई क्षेत्रों में रामापिथेकस नामक मानव प्रजाति रहा करती थी। यहाँ के जंगलों में पाई जाने वाली कपमार्क जैसी आकृतियाँ इनके यहाँ होने के साक्ष्य हैं। वैदिक काल से लेकर पौराणिक काल तक इस स्थान पर महर्षि कण्व का आश्रम और गुरुकुल विद्यमान था, जिसका अस्तित्व ऐतिहासिक काल तक बना रहा, जिसके पुरातात्विक अवशेष आज भी सहज प्राप्त किए जा सकते हैं। फिर समय का वह कालखंड आया जब भाबर की धरती सघन वनों के प्रसार, हिंसक जीव जंतु, अस्वस्थकर जलवायु, दलदली जमीन, सरीसृप और मच्छरों की अधिकता के कारण निवास के लिए प्रतिकूल होती चली गई। ऐसे प्रतिकूल समय में 15वीं से 16वीं सदी के बीच यहाँ बोक्सा नामक जनजाति का आगमन होता है, जो मालिनी नदी के तटों पर आकर बसते चले गए। मछली पकड़कर आजीविका चलाने वाले जादू टोनों के महारथी बोक्सा जनजाति के इन लोगों की उपस्थिति आज भी भाबर क्षेत्र में मालिनी नदी के तटों पर घोष खाता आदि स्थानों में देखी जा सकती है। मध्यकाल में कोटद्वार भाबर की यह धरती कत्यूरी राजवंश तथा उसके पश्चात पंवार वंशी राजाओं के अधीन रही। पर्वतीय तथा मैदानी क्षेत्रों का संधि स्थल होने के कारण यहाँ पर्वतीय राजाओं की सैनिक चौकियां हुआ करती थी, जिनमें जगदेवगढ़ी, चौकी घाट, ग्वालगढ़, मवाकोट आदि प्रमुख थे। वे स्वयं भी आखेट हेतु यहाँ आया करते थे। सन 1658 में पंवार वंशीय गढ़ नरेश फतेह शाह ने यहाँ हल्लू खाता नामक स्थान की 2000 बीघा जमीन अपने मंत्री पुरिया नैथानी को जागीर के रूप में प्रदान की थी, जिसका एक लिखित दस्तावेज प्राप्त होता है। मुगलों का प्रभुत्व हो जाने पर कालांतर में पुरिया नैथानी को यह क्षेत्र छोड़ना पड़ा। सन 1864 में गढ़ नरेश फतेह शाह के शासन काल में मुगल बादशाह औरंगजेब ने गढ़वाल पर जजिया कर लगा दिया था। इस समस्या के समाधान हेतु गढ़ नरेश ने अपने मंत्री पुरिया नैथानी को अपना राजदूत बनाकर औरंगजेब की राजसभा में भेजा। पुरिया नैथानी की वाक चातुर्य व प्रतिभा से प्रसन्न होकर औरंगजेब ने जजिया कर तो समाप्त कर ही दिया, कोटद्वार भाबर की 2000 बीघा जमीन भी उन्हें फिर से उपहार में भेंट कर दी। इस प्रकार सन 1864 से कोटद्वार भाबर की धरती पर फिर से गढ़ राजवंश का आधिपत्य स्थापित हो गया। आधुनिक काल में भाबर में बसागत का कार्य अंग्रेजों के समय में प्रारंभ हुआ। सन 1869 से 70 में गढ़वाल के तत्कालीन जिलाधिकारी कर्नल गारसिन ने कृषि कार्य हेतु यहाँ के घनघोर जंगलों को कटवाया, पोह नदी तथा मालिनी नदी से सिंचाई के लिए नहरें निकलवाई। उस समय की व्यवस्था के अनुसार कोई भी व्यक्ति आवेदन करके भाबर में खेती का कार्य प्रारंभ कर सकता था। जिन कुछ व्यक्तियों को तत्कालीन अंग्रेज सरकार द्वारा खेती के लिए जमीन का आवंटन हुआ, उन्हें सिरगिरह कहा गया। ग्रास्टनगंज नामक स्थान के सिरगिरह श्री
कल्याण सिंह थे। इसी प्रकार श्री बिशन सिंह बिशनपुर गांव के, श्री काशीराम मिश्र काशीरामपुर गोविंद नगर नींबू चौड़ तथा सती चौड़ के, श्री पूर्वादत्त बालासौड़ तथा कोडिया नामक गांवों के सिरगिरह थे। श्री भीम सिंह नेगी भीम सिंहपुर के, श्री शीशराम जोशी मवाकोट के, श्री जसोधर नेथानी जसोधरपुर के, श्री पद्म सिंह पद्मपुर के तथा श्री जयदेव गोरिया जयदेवपुर के सिरगिरह थे। सिरगिरह अपने बड़े बड़े कृषि भूखंडों को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर खेती के लिए कुछ और लोगों में बांट देते थे। वे लोग आसामी कहलाए। आसामी भी खेतों में कृषि कार्य हेतु कुछ लोगों को नियुक्त किया करते थे, जो हाली तथा साझी कहलाए। 5वीं गोरखा पलटन के कैप्टन सूबेदार मेजर श्री बलभद्र सिंह को उनकी वीरता के लिए वर्तमान बलभद्रपुर में 600 एकड़ भूमि पुरस्कार स्वरूप मिली। सन 1888 में यहाँ के तत्कालीन अंग्रेज डिप्टी कमिश्नर मिस्टर ग्रेस्टेन ने कोटद्वार में पहली बस्ती की आधारशिला रखी, जिसे आज ग्रास्टनगंज के नाम से जाना जाता है। ग्रास्टनगंज का अस्तित्व 1916 ईस्वी तक बना रहा। इस दौरान कोह नदी में आने वाली बाढ़ की चपेट में आकर उसका अस्तित्व जाता रहा। मिस्टर ग्रास्टेन के बाद कोटद्वार की बसावट का कार्य श्री गंगादत्त जोशी जी के द्वारा किया गया, जो तत्कालीन हम सुप्रिंटेंडेंट थे। उनके द्वारा बसाई गई बस्ती कोह नदी के बाईं ओर न होकर दाहिनी ओर स्थित थी, जहां आज भी मुख्य नगर विराजमान है। सन 1840 में कोटद्वार को नजीबाबाद मंडी से जोड़ने के लिए पगडंडी मार्ग का निर्माण किया गया। लैंसडाउन सैनिक छावनी को रसद आपूर्ति के लिए सन 1897 में नजीबाबाद से कोटद्वार तक रेलवे लाइन का निर्माण कार्य संपन्न हुआ। सन 1934 में कोटद्वार नगर में GMOU लिमिटेड नामक यातायात कंपनी की स्थापना हुई, जो आज भी एशिया की सबसे बड़ी यातायात कंपनी है। सन 1949 में कोटद्वार में नगर पालिका का गठन तथा सन 2018 में कोटद्वार और उससे संलग्न भाबर क्षेत्र को नगर निगम का दर्जा मिला। यहाँ आगमन करने वाले प्रमुख व्यक्तियों में सन 1920 में महात्मा गांधी, सन 1936 में जवाहरलाल नेहरू, सन 1951 में लाल बहादुर शास्त्री तथा भूदान आंदोलन के प्रणेता आचार्य विनोबा भावे आदि प्रमुख हैं। महर्षि कर्ण यहाँ के पौराणिक व्यक्तित्व हैं, जिनका स्मरण स्थानीय लोग जागरों के माध्यम से करते हैं। महर्षि कर्ण के जागरों में वर्णित है कि सतयुग में यहाँ प्रवाहित मालिनी नदी के तट पर महर्षि कर्ण का आश्रम था, जिसके गुरुकुल में वेद वेदांगों की शिक्षा प्रदान की जाती थी। महर्षि कर्ण के अतिरिक्त नाबू देवता और कत्यूरी शासकों को भी जनमानस जागरों के माध्यम से स्मरण किया करता है। नाबू देवता यहाँ के किसी सैनिक चौकी के अधिपति थे, जो किसी भी संभावित संकट की सूचना क्षेत्र के निवासियों और अपने अधिपतियों को देकर उनकी रक्षा किया करते थे। संभावना की जाती है कि उस व्यक्ति का नाम जगदेव पंवार था, जो गढ़वाल के तत्कालीन पंवार वंशी राजा के सैन्य अधिकारी थे। प्रचलित जागरों से ज्ञात होता है कि जगदेव पंवार की हत्या शत्रुओं के द्वारा युद्ध के दौरान कर दी गई। संभावना की जाती है कि सन 1254 में सुल्तान नासरुद्दीन महमूद की सेना द्वारा इस कृत्य को अंजाम दिया गया। जिस स्थान पर जगदेव पंवार शहीद हुए, उस स्थान को आज जगदेवगढ़ के नाम से जाना जाता है। जगदेव पंवार के शहीद हो जाने पर उनकी पत्नी जिस स्थान पर उनके साथ सती हुई, उस स्थान को सतीचौड़ के नाम से जाना जाता है। कत्यूरी शासकों से संबंधित जागरों से ज्ञात होता है कि वे जनप्रिय शासक थे, जिनका अधिकार हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों से लेकर मालिनी नदी के तटीय क्षेत्रों तक था। एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व जिन्होंने भाबर के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, उनका नाम टिचरी माई या इच्छागिरी माई था। इच्छागिरी माई का जन्म सन 1920 में गढ़वाल जनपद के थलीसेण क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम मंजूर में हुआ था। अपने पति और पुत्रों के मृत्यु के बाद उन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया और अपना नाम दीपा से परिवर्तित कर इच्छागिरी माई रख दिया और समस्त उत्तराखंड का तीर्थाटन करते हुए अंततः मालिनी तट पर स्थित कोटद्वार भाबर को अपनी कर्मस्थली बनाया। उन दिनों भाबर में पीने के लिए पानी का अभाव हुआ करता था। इसके लिए वे तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से मिले और इस समस्या का हल निकलवाया। अपनी पेंशन से प्राप्त धनराशि से उन्होंने मोटा ढाक नामक स्थान में एक विद्यालय की स्थापना की, जो आज भी इंटर कॉलेज के रूप में शिक्षा जगत में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा है। समाज में टिचरी नामक मदिरा के प्रचलन के कारण परिवारों में बिखराव तथा अकाल
अकाल मौत जैसी समस्याओं से दुखी होकर उन्होंने सरकार से बार बार इसकी बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का आग्रह किया। याचनाओं के बाद भी जब इस विपदा का कोई हल नहीं निकला तो दुखी होकर इच्छागिरी माई ने शराब की दुकानों में आग लगा दी। इस घटना के बाद इच्छागिरी माई टिचरी माई के नाम से प्रसिद्ध हुई। कालांतर में उन्होंने दहेज प्रथा के विरुद्ध भी अपनी आवाज बुलंद की। कोटद्वार ही नहीं, समस्त भारत का जनमानस एक और व्यक्तित्व का ऋणी है। इस व्यक्ति का नाम वीर चंद्र सिंह गढ़वाली है। भरतनगर के स्वप्न दृष्टा, पेशावर विद्रोह के महानायक और स्वतंत्रता सेनानी का वास्तविक नाम चंद्र सिंह भंडारी था। 14 वर्ष की आयु में वे सेना में भर्ती हुए और एक सैनिक के रूप में उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध, मेसोपोटामिया का युद्ध तथा बगदाद की लड़ाई में अपना वीरोचित योगदान दिया। 24 अप्रैल 1930 में पेशावर में स्वतंत्रता के लिए प्रदर्शन कर रहे निहत्थे पठानों पर गोली चलाने के अंग्रेजों के आदेश को न मानने के कारण उन्हें अंग्रेज सरकार द्वारा बंदी बना लिया गया। जेल से छूटने के बाद सन 1942 में गांधी जी के साथ भारत छोड़ो आंदोलन में प्रतिभाग करने के कारण उन्हें फिर से 3 साल की सजा हुई। 16 साल की कारावास की सजा पूर्ण करने के बाद उन्होंने 1946 में गढ़वाल का प्रवेश द्वार कोटद्वार को अपना आवास बनाया और स्वतंत्रता आंदोलन में पूर्ण रूप से समर्पित हो गए। अंततः उनके जैसे असंख्य वीरों के अथक प्रयासों व बलिदानों से भारत आजाद हुआ। एक और व्यक्तित्व जिनकी हैरत भरी कहानियों को आज भी आश्चर्य से कहा सुना जाता है, वह है सुल्ताना डाकू। सुल्ताना डाकू ब्रिटिश शासनकाल का सबसे चर्चित डाकू था, जिसका वर्चस्व हल्द्वानी के काली चौड़, नजीबाबाद का पुराना किला, कर्णवाश्रम के खंडहर तथा देहरादून के वर्तमान रावर के तक फैला हुआ था। उसकी क्रूरता और वीरता की कहानियां आज भी यहाँ के जनमानस में प्रचलित हैं। अमीरों तथा अंग्रेजों को पूर्व में चेतावनी देकर खुलेआम लूट लेना उसकी आकर्षक विशेषता थी। लूटा हुआ धन वह मुक्त हस्त गरीबों में बांट दिया करता था, जिसके कारण जनमानस की सहानुभूति हमेशा उसके साथ बनी रही। यह भाबर क्षेत्र अतीत में कई बार बसा, कई बार उजड़ा, इसे हम आज प्रमाणों द्वारा सिद्ध कर सकते हैं। कोटद्वार भाबर के उत्तर में स्थित कर्णवाश्रम तथा दक्षिण में स्थित मोरध्वज नामक स्थान अपने दिव्य भव्य पौराणिक इतिहास तथा पुरातत्व को स्वयं में समेटे हुए वर्तमान की उपेक्षा से आहत होकर एकांत में धुनि रमाए हुए हैं। प्रसिद्ध सिद्धबली धाम, जो संपूर्ण देश के लोगों के लिए श्रद्धा का केंद्र है, कोटद्वार नगर के प्रारंभ में अवस्थित है। नगर देवता के रूप में समादृत है। नगर के मध्य में सुखरो देवी नामक सिद्धपीठ असीम आस्था का केंद्र है। तब से लेकर अब तक वर्तमान कोटद्वार भाबर क्षेत्र अपने प्रबुद्ध जनमानस तदनुरूप बढ़ते अपने भौतिक संसाधनों के साथ आधुनिक समाज के साथ प्रतिस्पर्धा करता हुआ भौतिक उन्नति के मार्ग पर निरंतर अग्रसर है। इन सब के मध्य में तब से लेकर अब तक अविरल बहने वाली मालिनी नदी तब भी महत्वपूर्ण थी, आज भी महत्वपूर्ण है। नमस्कार।